हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। देखिए, हमने जैसे आपको बहुविकल्पी प्रश्न और एक नंबर में 6 क्वेश्चन आते हैं वो सभी कराए हैं। अब उसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है जिसमें भी 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें हमारे पास ये 6 क्वेश्चन है जो 4-4 नंबर के हैं। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको चॉइस मिलेगी, 5 क्वेश्चन करने होंगे। जो आपको सरल से क्वेश्चन लगे उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखिए, इनको आज सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो 17वां पद दे रखा है इसका 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसमें हम सारवंतर निकालेंगे। तो यहां मानेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 17वां पद। देखिए मानेंगे तो इसमें n दे रखा है हमारे पास 17। पहले हम मान लें, माना प्रथम पद a और सार्व अंतर d है। अब इसने कहा हमारे को कि 17वां पद निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 17वां पद, अब 17 क्या है, ये है हमारे पास n पहले के लिए। तो देखिए a 17 an लगा दें या tn लगा दें, ये दोनों वैल्यू एक ही होती है। तो देखिए प्रथम पद क्या है हमारे पास, a प्लस, अब n की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 17 -1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस 16d। ये वैल्यू आ गई हमारे पास a 17 की। अब दूसरा क्या कहता है कि 10वां पद। तो देखिए उसमें n कितना है हमारे पास, 10 है। तो इसी प्रकार से उसको लगाएंगे, a 10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 और d इंटू में। तो a प्लस 10 में से 1 जाएगा, बचेगा हमारे पास 9d। ये हो गया हमारे पास a 10। अब इसने क्या कहा था कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए इनको अब यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो a17 इज इक्वल टू a10। a10 हो गया। अब अधिक है, 17वां पद अधिक है, तो ये कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो हम इसको 7 दे देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इन दोनों वैल्यूओं को हमने क्या कर दिया, बराबर किया है। अब देखिए यहां पर वैल्यू लगाएंगे 17 वाले की। ये दे रखी है हमारे पास a प्लस 16d इज इक्वल टू, अब a10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a प्लस 9d प्लस 7। अब इसमें a से a कट जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों में है, बराबर है, प्लस के हैं। अब 9d को इधर लेके आएंगे, 16d इज इक्वल 16d माइनस, अब 9d इधर प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। अब 16 में से हम 9 को कम कर देंगे तो बचेंगे हमारे पास 7d इज इक्वल टू 7। अब d का मान निकालेंगे यहां से, तो 7 अपॉन, अब जब d के साथ में 7 गुणा में बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो 7 आ गया, 7 से 7 एक बार काट देंगे तो d का मान आ गया हमारे पास 1। तो यहां लिखेंगे नीचे, अतः सार्व अंतर d इज इक्वल टू 1 होगा। ये हमारे पास इसका आंसर हुआ, किस वाले का, पहले वाले क्वेश्चन का।
इजी क्वेश्चन है। कोई आप लोग सोचते हो कि पेपर पता नहीं कितना टफ आता है, हमसे होगा या नहीं होगा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा सा भी अगर माइंड लगा के चलोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। और जितने आप बुक से करते हो, बुक के जो क्वेश्चन है उसमें तो थोड़े सब लेवल के दिए होते हैं, लेकिन पेपर कभी हमेशा एक कठिन नहीं आता है, सरल ही आता है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि समीकरण अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस अंडर रूट 5 वो 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें शून्य पूछे गए हैं, तो हमें इसके शून्य निकालने हैं। तो देखिए इसके शून्य, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब हम निकालते हैं ख वाला। पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा। अब देखिए यहां पर ख, इसमें कह रहा है दिया है समीकरण दे रखा है हमारे को अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें करना क्या है हमको, इसमें a और c का गुणा करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट 2 इंटू, अब c का मान क्या है, अचर पद हमारे पास 5 अंडर रूट 2। अब 5 तो हमारे पास पूर्णांक है, लेकिन अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2। तो ये कितना हो गया 10। अब 10 के हमें फैक्टर ऐसे करने हैं जो कि जुड़ करके, यहाँ ये चिन्ह किसका है, प्लस का है। जब यहाँ चिन्ह प्लस का है तो ये बीच वाला पद जो किसका आएगा, जोड़ करके आएगा। और अगर ये माइनस का होता तो ये किसके आता, घट के आता। तो देखिए इसके हम फैक्टर करेंगे 10 के। तो सबसे पहले 2 से काट लो, 2 पंजे 10, और फिर 5 से काट लो, 5 एकन 5। अब देखिए इसके फैक्टर ही 2 बने हमारे पास। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 आएगा। तो देखिए यहां पर अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 4 पद बने। 4 पद में से पहले 2 पदों में से और अंतिम 2 पदों में से अलग अलग कॉमन लेना है हमें। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या बन रहा है। तो देखिए 5 और अंडर रूट 2 में से कोई कॉमन संख्या आ नहीं सकती है। तो क्या आएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो इसमें बच जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2x, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यानी 2x गुणा में x गुणा x है ये। तो एक बाहर आ गया, एक बचेगा प्लस, अब इसमें से एक x जो थी वो बाहर आ गई, अब बचा क्या हमारे पास 5 प्लस। अब इन दोनों संख्याओं से हमें क्या कौन मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर अंडर रूट 2 दे रखा है। तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2 होता है। तो अगर इसमें से एक निकाल लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, एक वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से अंडर रूट 2 हम कॉमन हमें मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस, अब अंडर रूट 2 यहाँ से बाहर आ गया तो बचा क्या हमारे पास 5 इज इक्वल टू 0। बस एक चीज का जरूर ध्यान रखना है इसमें कि अगर पहले वाले कोष्टक में जो हमारे पास डिजिट बन रही है वही डिजिट हमारे पास सेकंड वाले कोष्टक में बननी चाहिए सेम। तो देखिए अब इसमें से ये वाली कंडीशन सेम है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5, ये हमें कॉमन मिल गया। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास x, और इसमें क्या बचेगा हमारे पास अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो द्विघात समीकरण है, अब इसका बराबर में 0 जब ही बनेगा कि जब ये वैल्यू जो है 0 के बराबर हो। देखिए अब यहां से अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, शून्य के निकालने हैं हमें। अंडर रूट
एक्स। अब ये 5 प्लस के बराबर से उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा किसके, माइनस के। अब माइनस का ये हमने कर दिया। अब इधर ये गुणा में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट, वो सॉरी 5/√2। तो ये तो हमारे पास x का पहला मान आ गया, जिसे कहेंगे शून्य पहला वाला। अब दूसरा वाला है हमारे पास x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और इसको उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू -√2। दूसरा वाला ये आ गया। अब पूछा क्या गया था कि मूल ज्ञात कीजिए, अतः करके लिखेंगे यहाँ, अतः 2 मूल -5/√2 और -√2 होंगे। यानी 2 मूल पूछे गए थे, दोनों मूल हमारे पास निकल करके आ गए। अब देखिए यहां पर जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर साल लगभग पेपर में पूछा जाता है, एक आध साल रह जाता है, नहीं हर साल क्वेश्चन में आता है। तो दूसरा क्वेश्चन होने के बाद तीसरा क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, तो सिद्ध कीजिए कि सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे हम। अब है हमारे पास, हम गा वाले को करते हैं। अब गा वाला क्वेश्चन है तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले, दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजा पर हमारे पास क्या दे रखा है, डी बिंदु। इस प्रकार है कि कोण एडीसी इज इक्वल टू कोण बीएसी। अब यहां पर ये तो हमारे को दे रखा है। अब यहां सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यानी ये तो हमको दे रखा है इस प्रश्न में और ये हमको निकाल के प्रूव करके देना है। तो अब यहां पर देखिए, एक सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब डी बिंदु बीसी पर है तो हमने यहां पर डी बिंदु ले लिया। अब ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये पूरे इस कोण के बराबर है। यहां से अब देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज एडीसी, अब यहां से हल करेंगे तो देखिए त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी, बीएसी में अब सबसे पहले बेटा आपको यही देखना है कि जब हमारे पास त्रिभुज दे रखे हैं तो किस हिसाब से आप त्रिभुज ले रहे हो। त्रिभुजों का लेना ही सबसे मुख्य है इसमें। अब देखिए इसमें दे क्या रखा था, अब इसमें दे रखा है एडीसी, कोण एडीसी इज इक्वल टू कोण बीएसी, कोण बीएसी। ये क्या है, हमको दिया है।
अब हमारे पास और क्या चीज मिल रही है इसमें। अब देखिए ये वाला जो कोण है सी, तो ये बी ए सी के लिए भी आ रहा है, ए डी सी के लिए भी आ रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण सी, ये कैसा होगा हमारे पास, उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ है। अब दो कंडीशन हमको मिल गई। अब दो कंडीशन मिलने का संबंध है, ये हमारे पास हमें प्रतीत हो गया कि ये हमारा समरूप त्रिभुज है। तो देखिए समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम त्रिभुजों में अंतर होता है। समरूप त्रिभुज जो होते हैं उसमें कोई दो कंडीशन हो तो वो हमारा पास सर्वांग सम हम कह देते हैं, सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम में ये जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो, लेकिन सर्वांग सम त्रिभुज अगर आप करेंगे तो वो बराबर होते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं होता, इसमें अनुपात बराबर होता है। अब देखिए इसलिए यहां लेंगे त्रिभुज ए डी सी समरूप, कौन सा त्रिभुज है, बी ए सी। अब ये होगा किस किस से होगा, ए ए यानी कोण कोण समरूपता कसौटी से। इसमें नियम लगेगा, वो लगेगा समरूपता कसौटी का। जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो बेटा इनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो देखिए यहां पर सी ए, इसलिए सी ए बट्टे सी बी बराबर। अब इसमें क्या होगा, ये जो दे रखा है हमारे को सी डी बट्टे ए सी, ए सी लिख दो, सी ए लिख दो, इधर सी ए लिखा है तो सी ए लिखेंगे सी ए। अब चूंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी ये कहां से निकल के आया बेटा, ये जो हमने बराबर लिखा, तो ये नियम होता है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब इसमें गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी ए इंटू सी ए, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब देखिए सी ए और सी ए दोनों हैं तो ये क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यानी यही प्रूव कराया था हमको, यहां लिख देंगे यही सिद्ध करना था। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है घ वाला, तो इसमें कहता है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। परिगत का संबंध क्या होता है कि जो वृत्त बना हुआ है उसके बाहरी तरफ जो बना हुआ है वो चतुर्भुज है। तो इसे हटाते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें एक वृत्त है, वृत्त बनाएंगे वो केंद्र वाला, इस पर हमारे पास एक बना हुआ है हमारे पास चतुर्भुज। जो बढ़ी हुई रेखाएं हटा देंगे,
ये हो गया। तो देखिए यहाँ ए बी सी और डी, इनका जो स्पर्श बिंदु है इनको डाल देंगे हम यहाँ पी क्यू आर एस। ये हमने एक बोला, उसने उस हिसाब से डायग्राम बना दिया। एक चतुर्भुज एबीसीडी है जिसके किसी वृत्त के परिवृत्त खींचा गया है। तो देखिए दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एबीसीडी एक चतुर्भुज है। ये तो हमको दे रखा है। और अब यहां पर क्या है, जिसके स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु पी ओ पी क्यू आर और एस है। ये हो गए हमारे पास पी क्यू आर एस, ये स्पर्श बिंदु हो गए। तो सिद्ध करना है कि अब देखिए सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या दे रखा था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो देखिए ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमको प्रूव करके देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर ए पी बराबर ए एस। तो देखिए हल में लिखेंगे, अब एपी बराबर एस, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब ऐसा कंडीशन हुई क्यों, अब देखिए किसी, यहां लिखे देते हैं बिकॉज वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। यानी वृत्त पर कोई भी किसी भी बाहरी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या है, हमारे पास स्पर्श रेखा है, तो ये कैसी होंगी, हमारे पास बराबर होंगी। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले हैं उन्हें लिखेंगे। तो देखो अब ये हमने यहां लॉजिक लगा दिया, अब यही लॉजिक हर एक के लिए प्रयोग करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं कि इसी प्रकार पीबी बराबर बी क्यू, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब ये क्लियर हो गया हमारे पास कि एपी बराबर ए एस, बीपी बराबर बी क्यू। अब यहां से लेंगे हम सी आर, जो सी आर जो है ये किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा, समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहां से लेंगे डी आर बराबर डी एस, समीकरण नंबर 4। ये हमारे पास 4 कंडीशन ऐसी बन गई हैं जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 4 यहां लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 व
4 को जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 2 3 4 है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को जोड़ेंगे तो AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR, ये तो LHS साइड हो गया। अब RHS साइड जोड़ेंगे AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखिए AP और PB जो जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, AB बन जाएगा प्लस, अब CR और DR को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास CD इज इक्वल टू। अब देखिए AS और DS, इसको लिख लो, क्रम से लिख लेते हैं, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब ये जो कंडीशन बनी और ये कंडीशन बनी, एक एक भुजा है, AB प्लस CD इज इक्वल टू, अब AS प्लस DS किसके बराबर है, AD के, AD हो गया प्लस BQ और CQ क्या बन गई हमारे पास, BC, ये BC हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमको क्या कराया था, सिद्ध कराया था, यहां लिखेंगे यही सिद्ध करना था तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है आपका घ वाला खंड जो है 2 का, ये क्लियर होता है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंगा वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछा जाता है, बार बार इसको रिपीट करते हैं कि यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसे हटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब है हमारे पास अंगा। अब देखिए इसमें दे रखा है कि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर दिया है आंकड़ों का, जो आंकड़े दे रखे हैं तो इसका आंकड़ों का दे रखा है हमारे को माध्यक, आंकड़ों का माध्यक। अब हमने आपको पहले ही बताया था, बहुविकल्पी जब कराए थे उस समय भी आपको बताया था कि माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही शब्द है, कहीं इसके चक्कर में समांतर माध्यिका मत ध्यान कर लेना। समांतर माध्यिका अगर आपको ध्यान आया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास 28.5। अब देखिए यहाँ पर जो टेबल दे रखी है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा है, तो बेटा इसको टेबल को बनाएंगे, यहां लिखेंगे हम वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल दे रखा है हमारे को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और ये दे रखा है 50 से 60। अब इसके बाद हम दे रखा है दूसरा बारंबारता। अब बारंबारता में क्या क्या दे रखा है, 5x 20, 20 के बाद में है 15, 15 के बाद में है 22 और 22 के बाद में है 5। तो ये हो गई हमारे पास बारंबारता। अब जो तीसरा कॉलम वो हमें बनाना है,
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा वो निकालना पड़ेगा आपको संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं पहले ही बताया हमने। तो देखिए इसको बारंबारता वाला जो पद है पहला वाला इसको सेम लिख देंगे जैसा का तैसा। अब इसके बाद में जो डिजिट नीचे की है इनको क्रम से जोड़ के लिखेंगे। इसको लिखेंगे दूसरे वाले को 5 प्लस एक्स, इसको लिखेंगे। अब 5 में 20 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, सॉरी 25 प्लस एक्स। अब 25 में 15 जुड़ना है तो ये हो जाएगा 30, 40 प्लस एक्स। अब इसके बाद में क्या है हमारे पास y है तो इसको लिखेंगे 40 प्लस एक्स प्लस y, क्योंकि ये अज्ञात पद है इन्हीं को तो हमें निकालना है। अब इसका क्या करेंगे हम 40 में 5 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस y। अब जो लास्ट वाला पद आया बेटा यही हमारे पास n होगा। इसका जो योगफल दे रखा है ये कितना दे रखा है 60 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ये 60 है क्योंकि यहां नीचे दे रखा है दिया है n बराबर 60। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक जैसी होंगे तो देखिए 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब x प्लस वाई का मान निकालेंगे यहां से तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, क्योंकि इधर ये 45 जुड़ रहे हैं तो बराबर से दूसरी साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, समीकरण नंबर हो जाएगा ये 1। अब हमें कौन सी क्रिया करनी है। अब देखिए यहां पर हमें देखना है माध्यक कितना है हमारे पास 28.5 है। अब 28.5 जो माध्यक कौन से वाले वर्ग अंतराल में पड़ेगा, ये पड़ेगा 20 और 30 में। तो देखिए दिया गया माध्यक 20 से 30 वाले वर्ग अंतराल में प्राप्त होता है। अब कौन से प्राप्त हो रहा है, ये 20 से और 30 वाले में जा रहा है। कौन सा वाला माध्यक जो हमारे पास दे रखा है 28.5। तो इसलिए ये वाली लाइन हम सीधा खींच देंगे, ये इसको बंद कर दो जिससे आपको पता रहे। अब यहां से हमें निकालना है लो लिमिट। तो देखिए L बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और H की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना है। अब H कहां से निकालेंगे, यानी लो लिमिट और अपर लिमिट दोनों का जो अंतर होगा वो वही हमारे पास H होगा। तो कितने का अंतर है भाई, 30 में से 20 कम करेंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। अगर हमारे यहाँ F की बात करते हैं तो F कितना है हमारे पास फ्रीक्वेंसी में देखेंगे यानी बारंबारता वाले कॉलम में, तो ये कितना है 20। अब यहां से निकालना है हमें CF। तो CF कौन सा होगा, जो संचयी बारंबारता वाले कॉलम में जो वर्ग अंतराल की सीध में जो है उससे ठीक ऊपर वाला होगा, ये होगा हमारे पास CF। तो यहां से CF लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स। अब इसमें जो है हमारे पास फॉर्मूला लगाना है माध्यका का या माध्यक का, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यानी n/2 माइनस CF, या तो ऐसे CF लिख दो या C लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें वैल्यू लगाएंगे, माध्यक कितना है हमारे पास 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, अब देखिए यहां पर n/2, अब n कितना दे रखा था हमारे को 60 दे रखा, तो यहां 60 लगा देंगे बट्टे 2 कर देंगे, माइनस CF कितना है, इसे कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि माइनस है 2 पद है ये, तो 5 प्लस एक्स अपॉन 20
इंटू 10। अब देखो 10 की बिंदी से ये कैंसिल हो गया, तो इसका पहले से कर लो 28.5। अब 20 को इधर लेके आएंगे, 20 इज इक्वल टू ये कितना बच गया हमारे पास 30। भाई 2 से काटेंगे, कितने बार कटेगा ये 30 बार कटेगा। 30 माइनस, अब इस कोष्टक को खोल दो, 5 माइनस एक्स बट्टे 2। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहां से इधर ले लेंगे इसको, तो देखिए 20 हमारे पास 28.5 में से जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 8.5 इज इक्वल टू। अब 30 में से 5 को कम करेंगे तो ये बचेगा 25 माइनस एक्स बट्टे 2। अब हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद में इतना आ गया। अब देखिए 2 इधर भाग में, इधर आगे किस में हो जाएगा गुणा में, तो 8.5 गुणा 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब ये कितना हो गया 8 2 16 और 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब एक्स को इधर लेके आ जाए और 17 को उधर भेज देंगे, ये माइनस का इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो एक्स बराबर 25 माइनस 17। तो एक्स का मान आ गया बेटा 25 में से 17 जब हम कम करेंगे तो बचेगा हमारे पास 8। ये हमारे पास एक्स का मान आ गया 8। अब देखिए यहां पर जो है हमारे पास एक्स का मान आया, ये किस में रख देंगे समीकरण नंबर 1 जो हमारे बनाया था उसमें। तो देखिए यहां लिखेंगे हम एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब x का मान कितना है हमारे पास 8, तो 8 हमने यहां रख दिया, तो y का मान आ गया हमारा आएगा निकल गया हमारे पास, तो y बराबर 15 माइनस 8। अब 15 में से जब 8 जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 7। अतः करके लिखेंगे यहाँ, अतः x बराबर 8 और y बराबर 7 होंगे। यानी ये जो दो मान निकल के आए यही मान हमको इसमें पूछे गए थे, यानी जो अंगा वाला क्वेश्चन दे रखा था इसमें। अब देखिए कितने आराम से कितने इजी तरीके से क्वेश्चन हुआ है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर का है, लेकिन यहां पर ये 4 नंबर का आ गया है। ज्यादातर ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन और रह गया है हमारे पास इसे भी कर लेंगे, यानी 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। जो हमारे पास चॉइस का एक क्वेश्चन और बचा हुआ उसे भी करते हैं। चॉइस में तो हम किसी को भी कर सकते हैं, कौन से भी छोड़ सकते हैं। देखिए बेटा यहां जो ये क्वेश्चन है इसमें कहता है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें से एक ने क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऑब्जेक्ट में भी स्टार्टिंग में 1 से 20 में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास बहुविकल्पी, उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए इसका मिलेगा। और यहां पर दे रखा है ये 4 नंबर में, हो सकता है ये 6 नंबर में भी पूछ लिया जाए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और 2 लाइन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें एक शब्द दे रखा है यादृच्छिक। अब यादृच्छिक होता क्या है, आप केवल एक शब्द को देख करके अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा यादृच्छिक या कौन सी समस्या दे रही है। तो बेटा कुछ नहीं है यादृच्छिक या यादृच्छिक। तो देखिए यहाँ हमने इसकी परिभाषा लिखी है कि ऐसे परीक्षण जिन्हें करने पर कुछ विशेष परिणामों में से एक परिणाम आए
यानी कोई भी कुछ विशेष परिणाम हो जिनमें से क्या आना चाहिए, एक परिणाम आए, लेकिन ये परिणाम कौन सा होगा यह हमें ज्ञात ना हो। ठीक, यानी भाई अब जैसे हमारे पास एक पांसा है, पांसे पे 1 से लेकर के 6 संख्या होती है, अब 6 में से कौन सा अगर संख्या आ रही है ये हमको पता नहीं है, तो जब हम पांसा फेंक रहे हैं उसके बाद ही तो पता चलेगा ऊपर कौन सी संख्या आई है भाई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यादृच्छा या यादृच्छक कहते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, दिया है, यहां दे रखा है कि दिया है खराब पेन, खराब पेन जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं बेटा, हमारे को 12 दे रखे हैं। और अच्छे पेन कितने दे रखे हैं इसमें, अच्छे पेनों की जो संख्या है वो दे रखी है हमारे को 132। तो यहां से हम निकालेंगे कुल पेन, यानी कुल संभावना या कुल पेन, कुल पेनों की संख्या की कुल संभावना होगी तो ये होगी बेटा 144। अब पूछा क्या गया है कि अच्छे पेन के निकालने की प्रायिकता। तो देखो यहां लिखेंगे अच्छे पेन के निकालने की प्रायिकता इज इक्वल टू वाट, ये हमको ज्ञात करनी है। क्यों पूछा इसलिए गया है कि जो अच्छे पेन निकाले जा रहे हैं उसकी प्रायिकता ज्ञात किया क्या होगी। तो देखिए लिखी देखते हैं, अच्छे पेन की प्रायिकता। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा कि अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अब बात क्या कर रहा है कि अच्छा पेन निकालना है, खराब पेन नहीं निकाल रहा है, ये अच्छा पेन निकाल रहा है। तो अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास 132। अब कोई भी अच्छा पेन अगर आपका निकलेगा तो किस में से निकलेगा भाई, किस में से निकलना है 132 में से तो कोई ना कोई होगा। तो इसको अनुकूल परिणाम में कितना लिखेंगे हम 132। अब कुल कितने हैं, कुल है हमारे पास 144, तो इसको 144 को लिख देंगे। अब ये संख्या कौन सी कट रही है, कॉमन संख्या है एक हमारे पास 12, 12 से कट रही है। तो देखिए 12 एकन 12, अब बचा हमारे पास एक, आगे 2 है तो 12 हो जाएंगे, तो 12 एकन 12। अब 12 से काटेंगे, 12 एकन 12, बचे 2 हो गए 24, तो 12 दूनी 24। तो ये संख्या कितनी आ गई हमारे पास 11/12। यही हमारे पास आंसर जो होगा वो किसका होगा, अच्छे पेन की प्रायिकता होगी। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन बड़ा था लेकिन करने में बहुत सरल है। आप देख लेते हो कि थ्योरी बहुत लिख रही है, बहुत टफ है, ऐसे छोड़ देंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और आंसर खुद ही क्वेश्चन के अंदर पता चल जाएगा कि इसका आंसर कैसे होगा और कैसे निकालना है हमें, कितना आ जाएगा। तो देखिए बेटा ये हमने आपको 4 नंबर के क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व करा दिए। अब इसके बाद में जो हमारे पास 6 नंबर के क्वेश्चन है उसमें केवल आपको 3 करने होंगे, हर क्वेश्चन में अथवा दिया गया होगा, तो उनको अब सॉल्व करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।